Yes, please. So very very good morning again to all of you. और आप सारे बच्चों का जेके सा क्लासेज में बहुत स्वागत है। कुछ थोड़ी सी बात हमने की है बेटा। थोड़ी सी बात में हमने क्या की है, बस मैं आपको थोड़ा सा 2-3 लाइन में बता दूं। ये आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है। फाउंडेशन का मतलब आप समझ लीजिए, ये सीए का एंट्रेंस एग्जाम है। अभी आप एक्चुअल स्टूडेंट ऑफ आईसीएआई नहीं बने हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, देन आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करेंगे कि आप सीए प्रोफेशंस के लायक हैं। अब जैसे मान लो आपको मन कर गया क्रिकेटर बनने का, बैट बॉल लेकर के ग्राउंड में पहुंच गया, भाई चलाना भी तो आना चाहिए। भाई नहीं सर, मेरा मन कर गया क्रिकेटर बनना है मुझे, तो ऐसे नहीं होता बेटा कि क्रिकेटर के कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। बिल्कुल आइए। वैसे मैं बताऊं, सीए प्रोफेशंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अपने प्रोफेशंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, वो आपके अंदर है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहां पे आप तैयारी करेंगे और देन आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करेंगे आईसीएआई को कि सर हम बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हैं आपके सीए बनने के। तब जाकर के आपके सीए का मेन स्ट्रीम कोर्स यानी इंटर में एडमिशन होता है। मतलब ये आपकी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे जो सब्जेक्टिव चीजें होंगी, बिल्कुल हम पूरे आपके सीए करिकुलम के बेसिक्स बातें करेंगे। जैसे अभी अकाउंट्स की बात है, बहुत बेस हम तैयार कराएंगे आपका। मैथमेटिक्स आप जानते हैं हर जगह यूज है उसका, ठीक है। मैथमेटिक्स का प्योर पेपर आपको नहीं मिलेगा आगे, लेकिन इसके यूज तो मिलेंगे मिलेंगे। सी इंटर में जाओगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा स्टैटिकल यूज है, स्टैट्स का पूरा भरा पड़ा है। कॉस्ट अकाउंटिंग वहां भी मैथमेटिकल यूज है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आगे। तो जितने भी है ना, ये सारी चीजें सब आपका बेस है और इसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा। खैर, हमने अकाउंट से बताया था, पेपर समझ लीजिएगा। अकाउंट्स का और लॉ का दोनों का पेपर सब्जेक्टिव होगा, मतलब जिसमें आपको लिखना होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और इकोनॉमिक्स, ये दोनों का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं, मजे होते हैं उसमें, एकदम गोले बनाने हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा, आंख बंद करके हाथ रखो अच्छे इस पे, सी पे, ये लो जी। और क्या भाई, नहीं आए अरे एक चीज बताओ, एक बच्चा हमसे बोला, सीपीटी एग्जाम की बात बता रहा हूं, मैथमेटिकली ही वाज वेरी पुअर। तो कह रहा सर मैं क्या करूं। हम बोले कि तुम्हें क्या लगता है, मैथमेटिक्स का 50 मार्क्स का पेपर होता था पहले, जो सीपीटी एग्जाम थे टोटल 200 मार्क्स के थे। 200 में 100 लाने होते थे पास होने के लिए। अब जिसमें 30% हर इंडिविजुअल पेपर में कंपलसरी था। अकाउंट 60 मार्क्स, लॉ 40 मार्क्स, क्यूए 50 मार्क्स और इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स, इस तरह के पेपर थे। तो 15 नंबर तो चाहिए चाहिए था मैथ में। एक बच्चे से मैंने पूछा बात, तो सर मेरा मैथ का कुछ करवाओ सर, ये वो। हम लोग कुछ आता होता है, बोले कि सर पढ़ता तो हूं लेकिन आता नहीं है समझ में। हम बोले अच्छा, कोई उम्मीद है पास होने का। कह रहे नहीं सर। हम लोग काम करना, फर्स्ट से 30 क्वेश्चन में सबका सी ऑप्शन चेक करना और 31 से 50 में डी। बोले ए बी, हम बोले भूल जाओ। एग्जाम दिया, जानते फर्स्ट से 30 क्वेश्चन में लगभग 24 क्वेश्चन का आंसर था सी। हाँ, 24 में, और उधर भी था 12 या 13। तो अब देखो, मान लो 36 क्वेश्चन उसने सही करे, ठीक, 14 गलत करे। 14 गलत करे तो 4 नंबर कट गए, सारे 3 नंबर। तो फिर भी 31 नंबर उसको आया था। और 15 के चांस नहीं थे भाई साहब, 31 नंबर मायने रखता है। तो लास्ट टाइम में देखो, जीतना है ना हमें, पहले तो हमें जम करके मेहनत करनी है। जितना हम सीख सकते हैं करेंगे, लास्ट टाइम में देखा जाएगा। और अकाउंट्स की बात है तो ये तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या बनने वाले हैं पता है ना आपको क्या। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अकाउंट्स में तो इफर्ट नहीं है आपके लिए, सीखना ही पड़ेगा हर हाल में। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया और अभी हम साबित भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, कि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई बना है तो यही बना है, इससे आसान कुछ नहीं है। देखिए, थोड़ी सी बात हुई थी हमारी अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 6 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 6 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन होगा 20-20 मार्क्स का।
तो 6 इंटू 20 हो जाते 120, लेकिन आपको अटेम्प्ट लेने 100 के, यानी एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल होगा। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, बाकी 5 में आपको 4 करने हैं। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट होगा और जो 5 होंगे वो न्यूमेरिकल्स होंगे मैक्सिमम। थ्योरेटिकल में अब देखिए हर क्वेश्चन 20-20 का नहीं होगा, उसके भी क्वेश्चन के सब पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी, ऐसे करके हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने, पहला तो करना ही करना है। पहले क्वेश्चंस में एक तो आता है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, कि भैया कारण के साथ बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कोई भी स्टेटमेंट लिख देगा, बताओ ट्रू है या फॉल्स है, कारण भी बताएं। 6 क्वेश्चंस होंगे 2-2 नंबर के फर्स्ट में, तो 12 नंबर तो ये हो गया। 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स या डिफरेंसेस वगैरह। जैसे कई बार पूछा गया कि आप लोग जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड द प्रोविजन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड, तो 20 नंबर तो ये कवर है। बाकी सब न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, जिनमें 5 में आपको 4 अटेम्प्ट लेने हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल को भी समझने के लिए पहले कंसेप्चुअल चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी, सही बात है। और कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो थ्योरेटिकल तो आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने कहा चलिए सबसे पहले एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी कि आपका ये जो हम अकाउंट पढ़ रहे हैं इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेज हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, बहुत सारे हैं। और उनमें एक ये भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? देखिए अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस का मतलब मुद्रा यानी मनी। अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब हम अपने यहां पे उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं का लेखा जोखा करेंगे जिसको हम मनी के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। अब जिसके लिए पैसा गया, जाएगा, आया, आएगा, मतलब पैसे का आवागमन जरूरी है, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे यहां पे। अब जैसे मैंने फैन खरीदा, जैसे सोचो हमने फैन खरीदा, फैन आया हमारे पास, पैसे गए या जाएंगे, तो मनी टर्म में एक्सप्रेसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल, रिकॉर्ड करेंगे। मान लो हमने फैन चुरा लिया, फैन तो तब भी आया, बट कोई पैसा गया, जाएगा ना, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मतलब उन्हीं की रिकॉर्डिंग करेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे हम। यानी कि यहां पे जो हम बात करने वाले मुख्य रूप से बिजनेस की, जैसे हमने स्टार्ट में बताया कि बेटा बिजनेस क्या होता है, व्यापार क्या होता है। हम दुनिया के कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, अगर उसके पीछे हमारा उद्देश्य पैसा कमाना है, तो उन एक्टिविटीज को और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को हम एक ही नाम से जानते हैं, बिजनेस, व्यापार। जैसे आप देखिए नीचे उतर करके देखेंगे ढेर सारी दुकानें खुली हैं, कोई जूस बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई पराठे बेच रहा है। किसी से जाकर के पूछे भैया ये जो काम कर रहे हो इसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जवाब आएगा? क्या कहते हैं? जस्ट टू अर्न द मनी, पैसा कमाने के लिए, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका। अब तो पैसा कमाने के लिए वो कई सारे काम करते हैं। देखिए नीचे पराठा वाला है, इसने भी क्या क्या करा, भाई ये भी तो बिजनेस है इसका। क्या क्या करा होगा? एक ट्रॉली खरीदा है, अच्छा रिकॉर्ड हमें इसी का करना है। देखो ट्रॉली खरीदा, ट्रॉली आया, पैसा गया। फिर उसने तवा खरीदा, गैस सिलेंडर खरीदा और प्लेट्स वगैरह खरीदे, ये सब आया, पैसा गया, एक्टिविटीज है। पराठा बनाने के लिए आलू खरीदा, आटा खरीदा और मसाले वसाले खरीदे, ये सब आया, पैसा गया। सब्जी के लिए भी उन्होंने कुछ सब्जियां वगैरह खरीदी होगी, फिर उसको बना करके बेचते हैं तो पैसा आता, ये सारी चीजें जाती हैं। ये सारा काम वो कर क्यों रहा है? कमाने के लिए। वो जानना चाहेगा कि नहीं कि जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उससे वाकई में हमें कमाई हो रही है, नहीं हो रही है? पता है इस बात को जानना चाहेगा, हाँ या ना? जानना चाहेगा, राइट।
क्या रोज रोज जानना चाहेगा कि आज कितनी कमाई हुई, कल कितनी कमाई हुई, परसों कितनी कमाई हुई? रोज रोज जानना चाहेगा? ये एक टाइम इंटरवल, टाइम गैप लेगा। क्या कहते हैं? टाइम गैप ना। तो टाइम गैप आप 10 दिन का लें, 20 दिन का लें, महीने का लें, 6 महीने का लें, जो लेना है लें। अगर कुछ ना कहा जाए तो 12 मंथ्स। अब देखिए, जैसे हमने बताया, आपने बिजनेस की शुरुआत की 1/1/2018 को, काम धंधा शुरू हो गया, भाई चीजें खरीदनी बेचनी शुरू हो गई, और आप जानना चाहते हैं आपने क्या कमाए, क्या नुकसान हुआ। तो आपने क्लोजिंग डेट लिया, मान लो 12 महीने के बाद, 31/12/2018। अब हमने कहा इस ड्यूरेशन में आपने 20 लाख रुपए का सामान खरीदा, जरा चेक करिए, और 30 लाख का आपने सामान बेचा। बताइए रिजल्ट क्या रहा? 20 लाख रुपया गया और 30 लाख आया, रिजल्ट क्या रहा? 10 लाख का फायदा। अच्छा बताइए बेटा, ये जो 20 लाख रुपया गया एक ही दिन में चला गया क्या? पूरे 12 महीने में गया ना। ये जो 30 लाख रुपए का जो आपने पराठे सराठे बेचे, वो एक ही दिन में बेच दिया, पूरे 12 महीने में ना। अच्छा, पूरे 12 महीने की घटना कि आज कितना बेचा, कल कितना बेचा, आज क्या खरीदा, कल क्या खरीदा, इतनी सारी चीजें आपको यहां पे याद रहेगा? दिमाग में नहीं रहेगा। अच्छा, याद रखे बगैर आप कैसे जान पाएंगे कि आपने क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ? याद तो रखना पड़ेगा। तो सवाल है कैसे याद रखा जाए? लिख करके। भाई कहीं ना कहीं लिख लेंगे। कहां पे लिखेंगे? कॉपी में, डायरी में, रजिस्टर्ड में, कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ना। तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है बेटा प्रॉफिट कमाना, एंड टू अर्न द प्रॉफिट बिजनेस नीड टू परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज। और उन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या रहा, फायदा या नुकसान, अगर ये जानना है तो इन एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं लिख करके रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं बिजनेस के इन एक्टिविटीज को जहां कहीं भी आप लिख करके रखते हैं, जैसे आपने कहा कॉपी में, डायरी में, नोटबुक में, रजिस्टर्ड में, उसी जगह का नाम अकाउंट है। कॉपी में लिखा कॉपी का नाम अकाउंट, रजिस्टर्ड में लिखा रजिस्टर्ड का नाम अकाउंट। तो देखिए हमने क्या लिखा है अकाउंट के बारे में। देखिए क्या लिखा है, अकाउंट अ प्लेस वेयर द बिजनेस एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड। अकाउंट एक जगह है जहां पे हम बिजनेस के एक्टिविटीज को लिख करके रखते हैं। तो बिजनेस की एक्टिविटीज को लिख करके रखते हैं, तो लिखने की अगर बात हो रही है तो हमें एक लैंग्वेज भी चाहिए, एक भाषा चाहिए। भाई जो कॉमर्स वाले बच्चे बताए, आज तक आपने बिजनेस की एक्टिविटीज को तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? ओ बेटा जी, जब मैंने बता दिया तो मुंह खुलने लगा। मैंने कहा कौन सी भाषा का, किसी से पूछ, सर अंग्रेजी में, सर हिंदी में। जी नहीं, बिजनेस के इन एक्टिविटीज को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज को सपोर्ट लिया आपने, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं है, वो अंग्रेजी भाषा नहीं है, वो है एक डिफरेंट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। और बेटा हमें इसी लैंग्वेज को सीखना है, इस लैंग्वेज को सीखना है। अब देखिए जरा, अकाउंटिंग के बारे में मैंने कहा ये बिजनेस लैंग्वेज। अब क्या होता है कि बिजनेस में जो जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड टू हैव ए लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। सवाल है हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? सर ये जान सके कि हमारे बिजनेस ने क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ। अच्छा कौन जानना चाहता है? भाई आखिर कौन जानना चाहता है? मैं बिजनेस कर रहा हूं उसको क्या मतलब है यार? जानते हैं बिजनेस से जुड़े लोग। आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपके पास मैं 10 लाख रुपया दे दूं और मैं कहूं जाओ किसी न किसी बिजनेस, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे या आंख बंद करके उसके शेयर्स खरीद लेंगे? जानना चाहेंगे कुछ? क्या जानना चाहेंगे? एक सेकेंड, क्या जानना चाहेंगे बोलो बेटा। अच्छा, और इतने डिटेल्स में कौन जाना था? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? सृष्टि, एक सिंगल सिंपल सवाल का जवाब देना। वैसे मैं नहीं चाहता था पूछना, लेकिन अब पूछना पड़ेगा। एक सिंपल सवाल का जवाब देना। बेटा आज आप 17-18 ईयर्स के एज ग्रुप में हो। आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आपकी शादी होगी, लड़के में एक चीज बताओ क्या देखना चाहोगे? सच्ची बताना, एकदम आईसीआई के सौगंध। एक चीज। स्टेबल बोलो ना, कमाता कितना है, सीधा बोलो ना।
कमाता कितना है, सीधी बात है। देखिए आज आज हम भी, मेरी सिस्टर है, मेरी भतीजी है, जो भी है, बेटी तो बहुत छोटी है, तो अगर मैं उसकी शादी के लिए देखने जाता हूं तो पहली चीज क्या देखता हूं मैं, कि लड़का कमाता कितना है, यही ना? क्यों भाई? क्योंकि बताओ हमारी लड़की उसके घर में जाएगी, वो कमाएगा तभी नहीं ये खर्च करेगी। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं भाई लड़के के पास और धन संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह कितनी है। कैलकुलेट में मान लो कमाना बंद कर दे तो, मतलब बेच बाच के भी तो चले। देखिए मैंने कितना प्रैक्टिकल चीज आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था। देखिए तो अब ऐसा ही हम बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं बेटा। आज हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं ये जानने के लिए कि भाई हम, भाई आप खुद सोचिए ना, आप बिजनेस में किसी कंपनी में के शेयर्स क्यों खरीदना चाहते हैं? कमाने के लिए। कैसे पता चलेगा कि आप कमाएंगे कि नहीं? तो उसका इनकम स्टेटमेंट देखिए कंपनी का। अच्छा मान लो इनकम स्टेटमेंट अच्छा है, इसका मतलब प्रेजेंट आपका सिक्योर है, मतलब कंपनी कमाएगी तो आपके पैसे लेंगे तो उससे भी कमाई होगी, आपको ही मिलेगा। दूसरा पोजीशन देखिए, यानी उसकी बैलेंस शीट कितनी संपत्ति है, मतलब जो हम पैसे दे रहे हैं कैलकुलेट में कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो हमें हमारे पैसे वापस मिल पाएंगे कि नहीं। तो मुख्य रूप से हम दो स्टेटमेंट तो देखते हैं हर बिजनेस का, एक तो उसका इनकम स्टेटमेंट और दूसरा उसका पोजीशन स्टेटमेंट। और ये दोनों आप तक पहुंचाता कौन है? अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है ना बेटा सिंगल स्टेप से नहीं है, इट इंक्लूड सीरीज ऑफ स्टेप्स। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं आज अकाउंटिंग प्रोसेसेस। और देखिए सीए का एग्जाम है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है और मैं भी कुछ भी पूछ सकता हूं, सो बी रेडी। अकाउंटिंग प्रोसेस में मुख्य रूप से 5 वैसे 6 स्टेप्स आते हैं। क्या क्या? सब जानते होंगे। रिकॉर्डिंग, आपने सुना होगा ना, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब ये सब होते क्या है जरा ये समझिए। रिकॉर्डिंग पहला स्टेप्स, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होंगी उन एक्टिविटीज को आपको लिख करके रख लेना है। फर्स्ट इंस्टेंस रिकॉर्डिंग का मतलब होता है टू राइट डाउन द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ बुक कॉल्ड, हमने कहा टू राइट डाउन द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। जर्नल को हिंदी में हम क्या कहते हैं पता है बेटा? रोजनामचा। देखिए ये सब नाम पता रखिए, क्योंकि आप बताइए फाउंडेशन करके इंटर में जाएंगे, इंटर का एक ग्रुप पास करें, दोनों ग्रुप पास करें, आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग शुरू होगी 3 साल के लिए, और हो सकता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑडिट के लिए भेज दे, तो वहां पे ना सारे बुक्स वगैरह पे ना हिंदी में लिखा रहेगा। अब वहां पे देखिएगा रोजनामचा, चक्कर खा के गिर जाइएगा, अबे ये क्या है यार, कभी सुना नहीं आज तक। तो जो जर्नल्स होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज रोजनामचा, यानी कि द बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस। तो टू राइट डाउन द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। यू नो कि हम जर्नल में किस ऑर्डर में एक्टिविटीज को लिखते हैं? किस ऑर्डर में? एनीबडी बताओ बताओ। ये सब पता होना चाहिए। इन अ बुक कॉल्ड जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब समझते बच्चों? है जी, डेट वाइज नहीं, इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। अब एक डेट को 10 ट्रांजेक्शन होगा, कैसे लिखोगे? जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, उसी सीक्वेंस में। जैसे आज ही की बात मैं कहता हूं, पहले मैंने पेन खरीदा, बाद में पानी का बोतल खरीदा। पहले क्या खरीदा? पेन, तो पहले इसकी रिकॉर्डिंग होगी, फिर बाद में पानी का बोतल, तो उसके बाद इसकी होगी। तो जिस सीक्वेंस में एक्टिविटीज होंगी उसी सीक्वेंस में हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल, सिक्वेंशियल।
चलिए रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, याद है ना? अल्टीमेटली अपने दो ऑब्जेक्ट तक पहुंचने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, तो सेकेंड में हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग क्या होता है? देखिए, मैंने किसी बिजनेस में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, तो जो वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी वेराइटी होंगी, वो कई सारी वेराइटी रिपीटेशन में हुआ होगा। जैसे मान लो हम अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, तो क्या एक ही बार पे किया होगा हमने? नहीं जी, कई बार पे किया होगा। तो जब जब हमने पे किया होगा तब तब रिकॉर्ड किया होगा, है कि नहीं? मान लो हमने सामान खरीदा, तो एक ही बार खरीद लिया पूरे साल में? नहीं, हमने कई बार खरीदा होगा, कई बार बेचा होगा। तो जब जब खरीदा होगा, जब जब बेचा होगा, सारी चीज अलग अलग जगहों पे रिकॉर्ड होगा। उससे हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैं एक चीज आपको बताता हूं, आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। अभी आप हमारी क्लास में हैं, अकाउंट्स का चल रहा है, आपके पास कॉपी है, ठीक? जो लेक्चर हम ले रहे हैं आप उसे लिख रहे हो। फिर मान लो मेरे बाद मैथ की क्लास चलेगी, मान क्या लो चलेगी चलेगी, तो फिर मैथ वाली सारी चीज लिखेंगे, सही है? फिर मान लो उसके बाद इको की चले, वो सारी लिखेंगे। तो एक ही कॉपी में सारा लिख रहे हैं आप। तो आप अपनी इस कॉपी को रफ कॉपी कहेंगे या फेयर कॉपी कहेंगे? रफ कॉपी कहेंगे। अच्छा, जब घर जाएंगे, आज नहीं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, कहीं ना कहीं इसको फेयर भी करेंगे, हाँ के ना? तो क्या एक ही कॉपी में सब, या सबके लिए अलग अलग? सबके लिए अलग अलग। तो जो रफ कॉपी है ना बेटा, वो है ये जर्नल। और जो फेयर कॉपी है ना, वो लेजर है, जो हम क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग में क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर आइटम। क्लासिफाई करने का मतलब वर्गीकरण करना। जो सिमिलर नेचर के आइटम होते हैं ना, उसको अलग अलग भागों में हम बांट देते हैं, ठीक है? एंड पुट टुगेदर ऑल द सिमिलर आइटम एट वन प्लेस, called preparation of ledger। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने कई बार सैलरी का पेमेंट करा, तो हम ऊपर में लिख लेते हैं सैलरी, और जितनी सैलरी का पेमेंट करा सब उसके नीचे ला करके लिख देते हैं। मान लो कई बार हमने स्टॉक परचेज करे, तो ऊपर में हेडिंग लिख देते हैं परचेज, और सारे परचेज को इकट्ठा वहां पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट की तरफ जाना है। देखिए हमने कई सारे खर्चे किए, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, जब तक सबको टोटल नहीं करेंगे ना, तब तक हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा, लेजर बना लिया। अब लेजर बनाने के बाद थर्ड हमारा होता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब फाइनल आउटकम। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए समरी रिपोर्ट मतलब जो आज तक हमने किया उसका रिजल्ट क्या रहा। जैसे आप एक बात बताइए, अभी जब स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे, कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी पूरा पढ़ लिया, उसके उसके पीछे में समरी लिखा रहता होगा ना, मतलब इस पूरी कहानी का नेट रिजल्ट क्या रहा। तो ये जो है ना, जर्नल रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, ये कहानियां हैं, और उस कहानी का रिजल्ट इधर है। यानी कि आपने पूरे साल में जो एक्टिविटीज की, उसका रिजल्ट क्या रहा, क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ। यानी कि हम यहाँ पे समराइजिंग में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आपको मालूम है कि नॉर्मली हम कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? डू यू नो? एक तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। मुख्य रूप से हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बनाते हैं। आप अगर कंपनी लॉ पढ़िएगा तो उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 में लिखा हुआ है which financial statements are required to prepared by a business concern। अब देखिए ट्रेडिंग पीएनएल, बेटा ट्रेडिंग पीएनएल क्या बताएगा जरा बताओ। पूरे साल जो आपने एक्टिविटीज की है ना उसका रिजल्ट क्या रहा, क्या कमाया, क्या नुकसान हुआ, ये बताएगा। बैलेंस शीट क्या बताएगा, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, कितने पैसे हैं, किन किन से लेने हैं, किन किन को देने हैं, ये सारी आपकी स्थिति बताएगा बैलेंस शीट। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, आपके बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशंस। देखिए ये आज के डेट में बड़ा कंपलसरी हो गया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं क्यों जरूरत होती है इसकी। क्या हुआ कि अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में आई वाज इन वर्किंग, तो मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने के जैसे 6,000 रुपया ले रहा था। अब मैं सुबह सुबह आऊं, सबसे पहले काउंटर पे जाके पूछते थे कि भैया आज कितने एडमिशन है। अब उन्होंने कहा मान लो 20 एडमिशन है अभी। मैंने फटाफट कैलकुलेशन किया, 20 × 6 मतलब आज की कमाई 1,20,000 की हो गई हमारी। ठीक, अब बड़ा खुशी में क्लास में लेक्चर देने में मजा आता है। फिर क्या हुआ, शाम को गया घर, वाइफ से बात की, मैंने बोला कि जी आज 1,20,000 की कमाई। वाइफ भी खुश, वाइफ ने कहा चलिए कहीं घूम करके आते हैं। चला गया, और जाके वो ज्वेलरी शॉप में बैठ गई। सही बता रहा हूं, ज्वेलरी शॉप में बैठ गई और एक ना कोई नेकलेस ऐसे पसंद कर लिया 60-70 हजार रुपए का। तो बोली कुछ ले ले, हम बोले ले लो, हमें क्या पता भाई। तो जब पसंद कर लिया उसके बाद कहती पैसे दीजिए, बोले पैसे कहाँ है मेरे पास। अरे अभी तो आपको आकर के बोले 1,20,000 रुपए कमाया। हम बोले हे भगवान, हम बोले यार अर्न हो गया बट रिसीव नहीं हो। बोले ये कौन सा अर्न हो गया जब आया ही नहीं आपके पास। जानते मैं आपको फैक्ट बताऊं कि जो हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, हमारी पत्नी से ज्यादा दिमाग नहीं रखते। जैसे हम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं ना, उनको लगता अच्छा अब हमारा हिस्सा मिलेगा डिविडेंड। अब कंपनी कह रही है कि भैया अभी लिक्विडिटी पोजीशन हमारी अच्छी नहीं है। फिर अभी तुम दिखा रहे हो 20,000 करोड़ रुपया कमाया और तेरे पास पैसे नहीं बांटने के लिए। तो हमें एक कंपल्सरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कहा कि भाई आप एक कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाइए उनको कि देखो कमा लेना अलग जगह है बट वो आ जाना अलग जगह है। तो आप ये दिखाओ कि आपके बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशंस क्या है, पैसे की पोजीशंस क्या है, मतलब वो भी आप दिखाओ। कमाई और ये दोनों अलग चीजें हैं। एक ही नहीं कमा लिया तो मतलब आ ही गया, तो ये भी आपको दिखाना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब समझते हैं बेटा, इक्विटी का मतलब ऑनर फंड, ऑनर का फंड, जो कंपनी शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं ना उनके पैसे। अच्छा किसी भी बिजनेस में इक्विटी कब बढ़ेगा, ऑनर का फंड कब बढ़ेगा, जब कमाएगा तब ना, कमाएगा तब ना, कमाएगा या एडिशनल कैपिटल और लेकर के आएगा तभी ना बढ़ेगा। अब होता क्या है, बिजनेसमैन बड़े स्मार्ट हो गए हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक तरफ तो जैसे इनकम टैक्स वगैरह पर्पज के लिए वो लोग दिमाग लगाते हैं कि अपने इनकम को कम से कम दिखाएं बल्कि लॉस में दिखा दें ताकि हमें इनकम टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक, मान लो उधर तो चूना लगा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इधर अब लॉस में दिखाएगा तो कौन दुखी होगा, शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर सोच रहा है यार अब तो हमें पैसे मिलेंगे नहीं। तो एक तरफ तो क्या करती कंपनी अपने आप को लॉस में दिखा दी और दूसरी तरफ शेयर होल्डर को ना डिविडेंड बांट रही है। डिविडेंड समझते हैं आप लोग, लाभांश, लाभ का अंश, मतलब प्रॉफिट का शेयर। तो सारे डिपार्टमेंट कहते हैं भाई यार एक बात बता, जब तेरे पास प्रॉफिट है नहीं, मेरे तो तू लॉस दिखा रहा है, तो बंटवारा कैसे चल रहा है तेरा। अगर मान लो हमें तुम लॉस दिखा रहे हो तो बांटो भी मत। एक तरफ तो तुम दान धर्म कर रहे हो, बांटे जा रहे हो, इधर हमें तो लॉस दिखा रहे हो। एक तरफ तेरे फंड बढ़ गए हैं और मुझे कहते हो कमाई नहीं है। तो भाई फंड तेरे बढ़े कैसे, तुम्हारा ऑनर का फंड आखिर बढ़ा कैसे। तुम एक स्टेटमेंट बनाओ और पूरा स्टार्ट में साल के शुरू में तेरे कितने पैसे थे और साल के अंत में इतने हुए और ये कैसे बदला।
चेंज कैसे हुआ? क्या तुमने एडिशनल कैपिटल डाला? क्या कमाया? क्या क्या हुआ आखिर? तुम पूरा स्टेटमेंट बना करके दिखाओगे। तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अभी नहीं बनाना, लेकिन सीए फाइनल तक में तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर। अब देखिए, थर्ड के बाद फोर्थ आता है हमारा एनालाइजिंग। देखिए, आपकी बैलेंस शीट्स बन करके तैयार हो गई हैं। अब ये बैलेंस शीट और पीएल किसको देना है बेटा? यूजर्स को देना है ना। तो अब मैं एक चीज आपको एग्जांपल लेता हूं, जरा सुनिएगा। मेरा एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में आप आए, हमारे पास ढेर सारे मेन्यू है, उनमें एक थाली लिखा होता है ना। आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए, थाली। थाली में क्या क्या लिखा रहता है? क्या क्या देगा? लिखा रहता है ना कुछ। क्या क्या रहता है? कभी देखा आप लोगों ने? रोटी, चावल, शाही पनीर, मिक्स वेज, रायता, स्वीट्स, पापड़, सैलेड्स, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। आप, मेरा एक रेस्टोरेंट है, आप आए, ऑर्डर कर दिए थाली, ठीक कर दिया। अब थाली में जो जो लिखा, तो मैंने क्या करा, एक थाली लिया, उसमें रोटी डाला, उसके ऊपर चावल डाला, उसके ऊपर दाल डाला, उसके ऊपर रायता डाल दिया, फिर शाही पनीर डाल दिया, फिर मिठाई डाल दिया उसके ऊपर, फिर और क्या क्या बोला था, जो भी बोला था सब डाल दिया और दे दिया, ये लो जी। बताओ सही है? खाओगे नहीं खाओगे? हैं? क्यों भाई, जो हमने कहा था वो दिया तो सही। हाँ, तरीके से आप कहोगे देने का ये तरीका है। तो देखिए, ऐसे ही होता है बेटा। हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होता है यूजर्स को देते तो हैं, पर तरीके से तो दो, कि ताकि बेचारे को सही से समझ में आए। अब जिगजैग मैनर में दे दोगे तो वो क्या समझेगा? तो एनालाइजिंग पार्ट इसी के लिए आया है। क्योंकि देखिए, हर का अपने एक ग्रुप होता है। हर मतलब जितने बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं ना, ये नहीं कि वो सारी चीजों को देखेगा, वो सारी चीजों को देखेगा। सबका अपना अपना एक देखने का क्राइटेरिया होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो आप कमाना चाहते हैं ना, कमाना चाहते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है। प्रॉफिट कमाए 50 करोड़, ये 30 CR। 2021। बताइए, आपको दोनों कंपनी में से एक कंपनी को चूज करना है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, किस कंपनी में पैसे लगाएंगे? बोलो, जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं दे रहा। एक्स। ओके। अब एक्स कंपनी में जो कैपिटल टोटल लगे हैं 200 करोड़ लगे हैं, और वाई में लगे हैं 50 करोड़। अब जरा चेक करो, क्यों? प्रॉफिट तो इसने ज्यादा कमाया। अब आप कहोगे कि सर देखो, इसने 200 करोड़ लगा के 50 करोड़ कमाए, यानी 25% का रिटर्न है। इसने 50 करोड़ लगा करके 30 करोड़ कमाए, 60% रिटर्न है। तो ये कंपनी ज्यादा बेहतर है। अब बताइए, क्या इतना लिख देना काफी है? बताइए, मिसगाइड हो जाएंगे कि नहीं? अगर पूरा पूरा लिखूं तभी तो प्रॉपर होगा ना आपके लिए। तो एनालाइजिंग पार्ट में हम क्या करते जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो बिजनेस के इंफॉर्मेशन हैं, हम यूजर को इस तरीके से दें कि उनके डिसीजन मेकिंग में हमारी इंफॉर्मेशन उनकी मदद करे, ना कि उसको मिसगाइड करे। तो एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं पता है? देखिए, दो काम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस एंड यूज।
like fixed assets, current assets, long term liability, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एक्सेट्रा। अब देखिए कभी भी जब बिजनेस का बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो अब जैसे हमारा एसेट्स है, एसेट्स भी एक तो करंट है जिसमें हम डील कर रहे हैं, दूसरा फिक्स है। भाई अलग अलग करके दिखाइए ना लोगों को। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें विद इन द अकाउंटिंग ईयर करने हैं, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड में हमें करना है। तो हम सबको ना अलग अलग करते हैं सबसे पहले। दूसरा काम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, लाइक आप निकालते हैं ना जीपी रेशियो, करंट रेशियो। देखिए ये सारा, क्योंकि आपसे एक बात हमने पूछी थी, एक बात बताइए। जैसे हमने शायद प्रीवियस सेशन में पूछा था कि बेटा ये करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें निकालना तो आता है, कैसे निकालते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जो कॉमर्स वाले बच्चे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मान लो करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, और तो क्या हो गया, 2:1 हो गया। इसको हम कहते हैं करंट रेशियो। निकाल तो लिया, निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो करंट एसेट्स को अलग करना पड़ा, फिर करंट लायबिलिटी को अलग करना पड़ा, तभी ना निकाला हमने। लेकिन सवाल है क्यों निकाला, ये करंट रेशियो कौन देखना चाहता है? एक सेकंड बोलो, क्या नाम है आपका? हा? राकीब। राकीब, क्या कौन देखना चाहता है ना? उसको क्या मतलब है? तो फिर जो एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका यहां पे क्या रोल दिख रहा है? जानते हो हर चीज में उसका मतलब छुपा हुआ है। हम कहते हैं करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कौन देखना चाहता है पता है? करंट लायबिलिटी वाले लोग। करंट लायबिलिटी वाले लोग कौन है? क्रेडिटर्स है। एक चीज बता राकीब, बैठ जाओ। मान लो तुम किसी दुकान में गया और सामान तुमने उधार मांगा, तो तुम्हें आखिर क्या देख करके, अच्छा उधार कितने दिनों का दे सकता है वो? कोई भी दुकानदार उधार कितने दिनों का देता है? महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, ऐसे ही ना? तो तुम्हारी क्या चीज को देख करके उधार देगा आखिर? क्या तुम्हारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्या उसको देख करके देगा? कभी नहीं देगा। क्योंकि एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2,000 4,000 का उधार दिया सामान, और क्या मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब तुम्हें पैसे तुम मुझे दोगे तो बिल्डिंग बेच करके दोगे? नहीं ना। तुम्हारे पास मर्सिडीज है, क्या तुम मर्सिडीज बेच करके 5,000 रुपए दोगे मुझे? सवाल ही नहीं उठता। मैं क्या देखूंगा जानते, तुम्हारी लिक्विडिटी पोजीशंस, कि तुम्हारे पास पैसे का आवागमन किस तरीके से है। क्योंकि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं बेचेगा। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं या जो इंप्लॉय सर्विस देते हैं, जिनके आउटस्टैंडिंग्स वगैरह होते हैं, वो ये देखता है तुम्हारे यहाँ का करंट एसेट का पोजीशन क्या है, कैश कितने हैं, बैंक में कितने हैं, मतलब कितने उधार बेचे हो जो पैसे आ जाने हैं तुरंत में। तो ये जितनी भी चीजें ना बेटा, ऐसे नहीं आंख बंद करके डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट बाय इक्विटी। जानते डेप्ट का क्या मतलब होता है? जो लॉन्ग टर्म लोग जो पैसा देते हैं, बैंक तुम्हें लोन देता है, तुम बाहर कंपनी हो, डिबेंचर्स बेचते हो, वो क्या देखेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल हमारे पैसे से इनका धंधा चल रहा है, ऑनर के भी कुछ फंड है कि नहीं है? एक मैं बताता हूँ, एक बहुत पुरानी बात है, मैं नया नया सीए बना था, तो पैसे कमाने का जुनून होता है उस समय, कोई भी काम मिले जिसमें पैसा हो कर डालो। एक बार मेरी ऑफिस में एक बंदा आ गया, उसने कहा सर हमारा ना राजस्थान में कुछ प्लॉटिंग्स हम कर रहे हैं, हम सोमनाथ ग्रुप से हैं, तो राजस्थान में प्लॉटिंग्स कर रहे हैं, तो आपके कई क्लाइंट्स वगैरह होंगे, तो आप कहिए उन बिकवाइए, और आपको हम कमीशन देंगे। अब सस्ता सस्ता बेच रहा था, 2.5 लाख 3 लाख में 100 गज दे रहा था, और उसमें 21,000 रुपये हमारा कमीशन था।
हमने अपने क्लाइंट से डिस्कस करा तो बहुत सारे प्लॉट बिकवा दिए, लगभग 40-45 बिकवा दिए। फिर मुझे लगा यार पैसे तो बहुत आ गए मेरे पास, मैं भी खरीद लेता हूं। लेकिन जब लोग खुद खरीदने जाते हैं ना, तो सारे एनालिसिस तब करते हैं। मैंने कहा यार ये सोमनाथ प्राइवेट लिमिटेड एक कौन सी कंपनी है, मैं भी तो रियल एस्टेट कंपनी है, मैं भी तो देखूं। मैं जाकर के उस कंपनी का ऐसे मैंने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर देखा लिया, फिर उसका मेमोरेंडम चेक किया, तो उसकी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपए थी। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख यानी ऑनर का फंड 1 लाख, और वो जो मतलब जो पूरा पूरा उसका प्रोजेक्ट था 600 करोड़ रुपए का। हम भाई साहब ये तो तगड़ा वाला घोटाला करेगा, हमने नहीं खरीदा। अच्छा जिसके पैसे हमने लगवाए थे ना, यहाँ के मतलब बड़े बलिष्ठ लोग, जाट गुजर टाइप के, मतलब ऐसे, अब मेरे डर से ऐसी हालत खराब। हम बोले भाई किसी का पैसा फंसा ना तो मेरे टांग के मारेगा। तो मैंने अपने उनको ना धीरे धीरे हिंट करना शुरू किया। मैंने बोला सर देखो मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं, आप तो रिटर्न के लिए लगाए थे कि आप अपने पैसे चाहो निकलवा लो वहां से। कंपनी ने ये कह रखा है कि अगर आपको चाहिए तो साल के 11% रिटर्न के साथ हम आपको वापस भी कर सकते हैं जब आपको चाहिए। हमने कहा जो भी मिले निकलवा लो। बोला नहीं नहीं सर, हम देखे मैंने तो कह दिया। वही हुआ, धीरे धीरे कुछ लोगों ने वापसी मांगना शुरू कर दिया, कुछ लोग छोड़ दिए, कंपनी गायब। अब सब लोग पहुंचा, हमने बोला देखो मैंने बोला था ना पहले, मुझे डाउट हुआ था, तो आप लोग तो अपने प्रॉफिट के लिए लगाए थे ना। तो कहने का मतलब है ना कि जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, ये जो आप निकाल लो सब कुछ दिखाने के लिए, ताकि मतलब यूजर कन्विंस हो जाए, यूजर को चीजें समझ में आए। जैसे अब तो आपको आईसीआई में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जरा मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, आपको आईसीआई से बुक मिला होगा, राइट? बुक मिला होगा। अब जो बुक आपके मिले हैं उसमें आपने हर टॉपिक में आपने देखा होगा हेडिंग्स लिखे हैं, पेज नंबर्स लिखे हैं, सब लिखा है ना। अब तो हेडिंग पढ़ते हो आप किसी का, पेज नंबर पढ़ते हो, या उसके अंदर लिखी हुई जो इंफॉर्मेशन है कंटेंट से आप वो पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो आप? कंटेंट पक्का ना, हेडिंग पेज नंबर वगैरह तो नहीं। तो एक काम करते हैं, आपका बुक लेते हैं, सारे हेडिंग सब मिटा देते हैं, सारे पेज नंबर मिटा देते हैं, और बुक्स को आपस में मिक्स कर देते हैं पेजेस को, और फिर आपको देते हैं पढ़ने। तो आसान हो जाएगा कि नहीं? क्या हमने कुछ गायब कर दिया? ना, कहा जो पढ़ना था वो तो छोड़ ही दिया मैंने। बोले कि आप कहोगे सर दिया, लेकिन ऐसे देते हैं। अब बताइए आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल जो है बिल्कुल बेटर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में है कि नहीं, हाँ या ना में बताइएगा। है? अच्छा, आईसीआई के आप स्टूडेंट हैं, पक्की बात है। एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? आईसीआई। रिजल्ट कौन देगा? पढ़ना क्या है जो उन्होंने दे रखा है। तो यानी कि आपका और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सीधा संबंध है। तो फिर आप मेरे पास क्या कर रहे हैं यहां पे? किताब तो है ही आपके पास, पढ़िए। है? बोलो। आप कहोगे सर सब कुछ बढ़िया दिया हुआ है, फिर भी ना समझने में दिक्कत आ रही है, सो वी नीड सम मोर एक्सप्लेनेशन, यही ना? तो हमारा काम जानते क्या है? फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेट करने का मतलब समझते हैं कि जो एनालाइज इंफॉर्मेशन है उनको यूजर को उनकी भाषा में समझा देना। मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन इन क्योंकि मैं तो कोई कोई जो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर्स होगा ना, कोई ऐसा नहीं कि अकाउंट्स पढ़ के आएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने, उनको तो उनकी भाषा में समझाओ। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मैंने 2006 से अपनी टीचिंग शुरू की। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, कभी आप लोग कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल वगैरह में खाना वाना खाए हैं? नहीं खाए हैं? खाए हैं कोई भी? खाए हैं। उसका मेन्यू देखते हैं, मेन्यू समझ में आता है? उसके जो मेन्यू जो देते हैं वो समझ में आ जाता है आपको? पता नहीं, आज तक किसी को नहीं समझ में आया। यू आर चैंपियन देन।
सुनिए जरा, 2006 में मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की, काफी मेहनत किया, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट में पहला रैंक होल्डर हमने प्रोड्यूस किया था 2008 में, गोविंद अग्रवाल। पहला रैंक होल्डर प्रोड्यूस किया था 2008 में गोविंद अग्रवाल। बड़ा खुशी हुई थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि चलो पार्टी सार्टी करते हैं। तो दैट टाइम आई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू एंटर इज ताज होटल। ये हुआ कि ताज में चलते हैं, सब लोग गए वहां पे। अब समस्या क्या थी ये सुनिए, हमारे साथ जितने लोग थे शुद्ध नरभक्षी लोग थे, मैं इकलौता शाकाहारी आदमी, और इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ताज। गया भाई, मेन्यू आ गया, मैं देख रहा हूं कुछ समझ में ना आए। मैंने बोला यार मैं ऑर्डर क्या करूं। अच्छा, नॉनवेज वालों के साथ तो समस्या नहीं है, वो तो नॉनवेज आइटम में कुछ भी ऑर्डर करेगा, उसको हाथ पैर टांग तो मिल ही जाने हैं। अच्छा, हम लोग के साथ क्या, अब क्या ऑर्डर करूं, बड़ा मुश्किल से ना। एक हमें मेन्यू थोड़ा बहुत समझ में आया, उसमें मेथी वेथी टाइप का लिखा हुआ था कुछ। तो मुझे लगा कि अच्छा, वो भी मैं बता रहा हूँ 2008 में, मतलब वो उस समय भी 1600 रुपए का डिश था वो। खैर मैंने ऑर्डर किया, थोड़ी देर बाद आया, बड़ा स्टाइल में एक बाउल रखा, फिर एक बाउल रखा, फिर एक बाउल रखा। अब प्लेट चम्मच वगैरह तो था ही वहां पे। चला गया, मैंने सोचा कि चलो देखते हैं हमारे लिए क्या है। एक बाउल खोला तो चावल, और इतना लंबा लंबा चावल। और दूसरा बाउल खोला तो कर्ड, दही। तीसरा बाउल खोला तो मेथी का पत्ता मार्केट में मिलता है, देखते हैं मेथी का साग, एकदम लाइट बेक्ड, इतना सा पत्ता था, जैसे तवे पे नहीं हल्का फुल्का भून के रख देते हैं, वो रखा हुआ था। और उसके बाद ब्लैक सॉल्ट, पेपर, ये सब। तो और कुछ दे जाएगा। काफी इंतजार करते सब लोग, अरे सर आप भी खाइए ना। हम सोचे यार मेरा हाजमा खराब है, मेरे क्या दे रही है। अच्छा, सुबह से शाम तक तो एक तो फंक्शन चला था पास आउट का, कुछ नहीं खाया था, और 4, 4:30, 5 बजे मिलकर ये खाऊंगा यार मैं। भाई साहब बड़ा रो रो करके चम्मच उठा करके, मतलब हम लोग देखिए बिहारी आदमी, हमने दही भात खाने आया यहाँ पे। खैर खाया, उसके बाद वहां से निकला इधर इंडिया गेट होकर के। वहां पे देखा सड़क पे ना छोले भटूरे बेच रहा है। हमने गाड़ी रुकवाई, हम बोले भैया रुको। जा करके फटाफट, सुबह से भूखा तो 2 प्लेट छोले भटूरे खाए। सब लोग कह रहे अच्छा वहां क्यों नहीं खाया। बोले बात मत करो मेरे से। वहां खाने लायक था कुछ। एक तो इतना घटिया घटिया चीज देता है, स्वाद भी नहीं होता है कोई चीज में। अब तो खैर काफी बार जा चुके हैं। अब तो हम लोग जाते वहां पे ना, उसका ना वो चलता है, बफ सिस्टम चलता है रात को। अभी पता नहीं कितना होगा, कोरोना के पहले गया था उस समय 3500 रुपया था। हाँ, ढेर सारे आइटम लगे थे, जो मर्जी हो खाओ। एक का तो घटना बताओ, एक को मैं लेके चला गया था, बेचारा वो हर चीज खा रहा था, हर चीज खा रहा था। और अच्छा, मेरी मेरी क्या आदत है, मैं पार्टी फंक्शन में भी जाता हूँ ना, जो मुझे पसंद है वही मैं खाऊंगा। ये नहीं कि इतनी सारी चीजें रखी है तो मैं सब कुछ चखूंगा चखूंगा। मेरे जो पसंद है वो खाऊंगा, उसके बाद बात खत्म। अच्छा, वो भाई साहब जो हमारे साथ गए थे, टीचर ही थे, सारा कुछ चेक कर रहे थे। तो हमने उनको बोला कि सर कैसा लगा, मजा आया। बोले सर खाना का तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो जो आइसक्रीम टाइप का दिख रहा है ना। हम बोले हाँ। यार उसका स्वाद ही नहीं समझ में आया मुझे, क्या है। हम बोले वो क्या है। हम बोले खाया। बोला हाँ सर खाया मैंने, लेकिन समझ में नहीं आया है क्या। हम बोले अच्छा मैं पूछ लेता हूँ वेटर से। हम बोले वेटर व्हाट इज दिस। तो जानते वो हैंड वॉश था। जैसे नहीं, वो ऐसे लीजिए मतलब दिख रहा था एकदम आइसक्रीम टाइप का। हाथ में लीजिए, ऐसे ऐसे रगड़ लीजिए, हाथ साफ आपका। वो हैंड वॉश था। भाई साहब वो भी आइसक्रीम का था। अच्छा, देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, कि देख करके तो मन करे किसी भी खाने का। खैर, तो जानते इंटरप्रिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि भाई जो सारी चीजें हैं लोगों को बताओ तो सही है क्या है। तो वहां पे हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनालाइज इंफॉर्मेशन यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। यहां पे हम तैयार करते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, सॉरी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, कई सारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं, पीएल बैलेंस शीट्स तो होते ही हैं,
बैंक को देना है, गवर्नमेंट्स को देना है, तो ये सारे समरी रिपोर्ट्स तैयार होते हैं। और फाइनली कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर्स। जो एंड यूजर्स होते हैं, हम उनको ने ये सारे इंफॉर्मेशन अब भेज देते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेटिंग। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप क्या क्या बेटा? रिकॉर्डिंग, देन अच्छा हमें सारा यही करना है, किसी भी बिजनेस को समझना है, उनके एक्टिविटीज को समझनी है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद हम लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, पीएल और बैलेंस शीट। ये अभी आपको नहीं करना, ये जो फोर्थ स्टेप्स ऑन वर्ड है ना, आपको अभी नहीं करना, बाद में करना है इंटर में, बट यहां तक अभी हम करेंगे समराइजिंग तक। अब देखिए, यहां तक की तो हमने आपसे बात कर ली। अब मेन काम की बात पे अब आते हैं हम लोग। बिजनेस की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हमें लिख करके रखना है, रिकॉर्ड करना है, राइट? रिकॉर्ड करने का मतलब हमें अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। अब अकाउंटिंग एंट्री, जैसे मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2000 incurred on machine परचेज। कोई भी कॉमर्स वाले बच्चे इसकी अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हैं क्या? नॉन कॉमर्स वाले को नहीं सोचना, एकदम सिंपल है यार, क्या घूर रहे हो इसको? रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2000 इनकर्ड ऑन मशीनरी परचेज। कोई कॉमर्स वाले? यस। अच्छा, आप और कोई? परचेज टू कैश, आप और कोई? मशीन टू कैश। क्यों रिपेयर टू कैश होगा ना? अच्छा, परचेज अकाउंट ईयर टू कैश। और अच्छा एक बात बताइए, एक तो जवाब आ रहा है मशीन टू कैश, एक आ रहा है रिपेयर्स टू कैश। परचेज टू कैश, यही ना? अब सारे जो जवाब देने सारे कॉमर्स वाली है ना? अच्छा, मशीन टू कैश कितने बच्चों ने बोला? हु विल एक्सप्लेन व्हाई मशीन टू कैश, व्हाई नॉट रिपेयर्स टू कैश? और कोई? अच्छा, एक आए परचेज टू कैश, किसने बोला था परचेज टू कैश? क्यों बेटा? हाँ, तो परचेज टू कैश क्यों? चूंकि हमने रिपेयर्स करे हैं, तो व्हाई नॉट रिपेयर्स टू कैश? आप बताएंगे क्या? कुछ कह रहे हैं आप? बोलिए बेटा। ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, ओके, सो रिपेयर्स टू कैश यू शुड, यू मीन, ओके। बेटा ठीक तो कोई एक ही होगा, सारे तो नहीं होंगे। सो देखिए मैं आपको बताऊं, करेक्ट आंसर ये है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बट द क्वेश्चन इज व्हाई।
मैं इन शॉर्ट बताऊं, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट हाउ दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखिए, एनी एक्सपेंडिचर यू इनकर्ड, अभी इसी का यही टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं बताता हूं, जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला, बैठ जाइए। अकाउंटिंग एंट्री में वास्ट रूल है इसका, इसके बगैर आप कर नहीं सकते। अगर इसमें आपने गड़बड़ी की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो टॉपिक है, ग्रेट रोल। क्योंकि एक चीज बताइए, अगर मशीन टू कैश करेगा, आपने परचेज टू कैश या रिपेयर टू कैश कर लिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बेटा ये कृतिका कौन सा एरर है? ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कौन सा एरर है ये? जानते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। यस। और सुनिए, यहां पे गड़बड़ी हुई तो जब फाइनल अकाउंट में जाएंगे तो वहां तो ब्लंडर होगा। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मुख्य रूप से हम दो स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा, एक कौन सा, पीएल, और एक बैलेंस शीट। आपको पता है जितने कैपिटल आइटम होते हैं वो सारे बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, और जो रेवेन्यू आइटम होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम होते हैं। तो फाइनल अकाउंट में गड़बड़ी होगी, एनपीओ में गड़बड़ी होगी, हर जगह। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एग्जाम में, ट्रू एंड फॉल्स इसी से आते हैं ज्यादातर। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए, तो आज इस सेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ एक्सपेंडिचर एंड रेसिट। याद रखिए, बहुत ही वाइटल टॉपिक है, सो डोंट इग्नोर। इग्नोर करेंगे तो अभी मैं पूछूंगा तो जवाब देना। बहुत ही वाइटल टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। देखिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक बात बताओ बेटा, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे कमाना। कमाने के लिए लगाना भी पड़ेगा। आज बताइए, मान लो हम जेके साथ क्लासेस हैं, हमारे भी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना, तो क्या आपको लगता है कि हमने भी बिजनेस में अपने पैसे लगा रखे हैं? जैसे देखिए, हमने बिल्डिंग खरीदा, फैन खरीदा, एसी खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा, स्टाफ को हम सैलरी दे रहे हैं, आपको जो बुक्स मिले हैं उसके लिए भी हमने पेपर खरीदे, प्रिंटिंग के कॉस्ट लगे, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो हम एडवर्टीजमेंट्स भी करते हैं, तो इतने सारे ये भी तो हमारे पैसे लग रहे हैं ना। जानते हैं, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंडिचर हैं। दिस ऑल आर माई एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर को सिंपल तौर में हम बताएं तो एनी कॉस्ट incurred for the purpose of generation of revenue or benefit। देखिए, हमारे बिजनेस से एक भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा, हमारे बिजनेस को कमा करके देगा, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। पहली बात, पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। एक चीज बताइए, हमने एयर कंडीशन खरीदा, ये हमारे एक्सपेंडिचर है या नहीं है? जवाब दो। सारा कुछ लिखा हुआ है, हमारे बिजनेस से एक भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि हमारे बिजनेस को कमा करके देगा, हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। एयर कंडीशन हमने खरीदा, बताइए एक्सपेंडिचर है या नहीं है? है। अच्छा, फैन खरीदा है, बोलो है या नहीं है? है। ये पेपर खरीदा बुक्स के लिए, है। अच्छा, इनकम टैक्स का पेमेंट करा, इनकम टैक्स का पेमेंट करा, ये एक्सपेंडिचर है हमारा? बोलो हाँ के ना, हाँ या ना? नहीं।
तुम भी तो बोलो, मौन व्रत है तेरा, बोला करो यार। देखिए, देखो गलत सही अभी मत सोचो। अब एक बात बताओ, हमने क्या बोला, हमारे पास से पैसे गए, अगर वो हमें कमा करके देगा, हमारे लिए फायदा पहुंचाएगा, तो हमारे एक्सपेंडिचर है। इनकम टैक्स हम कमाने के लिए देते हैं, कमाने के बाद देते हैं, तो वो काहे का एक्सपेंडिचर हो गया? वो तो कमाने के बाद दान दक्षिणाएं थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देना होता है। दैट वाज नॉट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में समझिएगा, हमारे पास से फंड गया और वो हमारे लिए कुछ लेकर के आएगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर है। अब ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, दो तरह के, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू। बाइफर्केशन क्यों जरूरी है, हमने अभी आपसे बात की, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना बेटा, अपीयर्स इन बैलेंस शीट, ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू अपीयर्स इन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस, अब हम कैसे समझें? एक कॉमन सी बात जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक मेजर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ऐसी चीजें जो आप कभी कभी करते हैं और वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फायदा पहुंचाता है। जैसे मैं कुछ इसके फीचर्स की बात करता हूं। फीचर, फीचर का मतलब समझते हैं ना, प्रकृति। मतलब कोई भी चीज को देख करके ना हम फर्स्ट इंस्टेंस में समझ लें ये क्या है। हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस के बाद कोई चीज और दिखे। मैं एक बात कहता हूं, जैसे मान लो कोई ह्यूमन बींग्स, मानव, जीन्स पहने, टी शर्ट्स पहने, एकदम लंबे लंबे बाल, जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो गर्ल्स होगी या बॉयज होगा? नॉर्मली गर्ल्स, हो सकता है बॉयज भी हो। आजकल नहीं, वो भी तो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखने लगे। एक तो मैं बताऊं, बहुत पुरानी बात है, 2014-15 में नेपाल का एक स्टूडेंट था, भाई साहब इतने बड़े बड़े बाल, और वो जितने दिन क्लास चली ना, हर दिन उसका हेयर स्टाइल डिफरेंट। किसी दिन एकदम से ना अपरिचित स्टाइल में, एकदम बाल ऐसे। हम बोले भाई चेहरा तो देखने दे, और तू पढ़ने आया डराने आया यहाँ पे? कभी एकदम से ना चूटिया उटिया बना करके, मतलब हम बोले कि यार तू कितनी मेहनत करता है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि एक एक इनिशियल सिम्टम्स, फीचर्स। जैसे आज मैं बताऊं, भाई साहब आपको खांसी होनी शुरू हो जाए, हल्का सा फीवर आ जाए, लोग आपसे दूर भागना शुरू हो जाते हैं। क्यों? भाई साहब दुनिया का एक ऐसा पहला बीमारी आया जो लोगों को लोगों से दूर कर दिया। नहीं तो लोग पहले क्या होता था, बीमार पड़ गया, अच्छा चलो हॉस्पिटल चलते हैं, देखने चलते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं। जहां बीमार क्या हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार, हाँ, सबको भाई उधर बन जाइयो। कौन सी बीमारी आ रही है? अच्छा मान लो जैसे, अच्छा कहीं भी आप जैसे मेट्रो में जाओ, कहीं बस में जाओ, सीट नहीं मिल रही हो, जाके बगल में खड़े जो, दो बार खांस दो। खाली, खाली, खाली। अब मना तो कर नहीं सकता वो, पर ये रखे। बस देखो सीट आपको तुरंत मिल जाएगा, भाई साहब बैठ जाओ। अच्छा मैं कभी मेट्रो सफर करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, जानबूझ के दो बार खांस दिया, सीट तो मिल ही जानी है। और क्या, भाई सब लोग यूज करें, हम भी करते हैं। खैर सुनिए, तो अब व्यक्त मतलब फीचर, लेकिन अब एक चीज बताइए, किसी को सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, अब चेक कराएगा, जरूरी है कोरोना? नॉर्मल फीवर में नहीं होता क्या ऐसा? और आजकल तो मौसम जैसा चेंज हो रहा है, हर कोई हो रहा है ऐसा। लेकिन भाई कोरोना के ये लक्षण है, वैसे मैं यहां पे लक्षण की बात करता हूं। आप ही बताइएगा, कोई भी अगर बेटा हमारे बिजनेस में कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, उसमें अमाउंट की जो साइज होगी, छोटी छोटे अमाउंट होंगे,
या नॉर्मली बड़ा अमाउंट? क्या लगता है? देखिए यूजुअली अच्छा, अब ये जो लार्ज अमाउंट वाले खर्चे हैं, अब ये बताएं हमारे बिजनेस में लार्ज अमाउंट वाले खर्चे कभी कभी होता है या बार बार होता है? आप ही लोग बताइए, कभी कभी या बार बार? कभी कभी। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होता बेटा, बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है। अच्छा बताइए, नॉन रेकरिंग है, बड़ा सा अमाउंट है, ऐसे खर्चों के अगर बेनिफिट की बात करें तो आपको क्या लगता है एक ही अकाउंटिंग ईयर में इसके बेनिफिट समाप्त हो जाने चाहिए या एक से अधिक अकाउंटिंग ईयर में? तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फोर जानते हैं सर्टेन बेनिफिट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना निश्चित तौर पे उसका हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, बट इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेज। अब जैसे देखिए, ये हमने बिल्डिंग खरीदा, ये बिल्डिंग खरीदा, बताइए छोटा रकम लगा होगा या बड़ा? छोटा अमाउंट लगा होगा या बड़ा अमाउंट लगा होगा? बड़ा अमाउंट। क्या ऐसी बिल्डिंग हमें बार बार खरीदनी होती है? नॉन रेकरिंग। हमें लगता है, क्या लगता है इसका बेनिफिट एक ही साल में समाप्त हो जाएगा या एक से अधिक चलेगा? एक से अधिक चलेगा। पक्के तौर पे बेनिफिट देगा या नहीं भी दे सकता है? क्या कहते हैं? पक्के तौर पे देगा। देखिए इफ बट नहीं होना चाहिए। अब एक बच्चा था, प्रेजेंटली ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लास में था, उसने कहा कि सर, हम बोले जी सर, आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का निश्चित तौर पे बेनिफिट मिलता है। बोले जी बिल्कुल। सर ऐसे ये बिल्डिंग खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर? हम बोले आप बताइए। बोला सर बड़ा अमाउंट कैपिटल। हम बोले हाँ। नॉन रेकरिंग नेचर है, कैपिटल ही है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी एक्सपेक्टेड है, कैपिटल है, बट सर पक्के तौर पे कैसे बेनिफिट देगा? हम बोले अच्छा, क्यों नहीं देगा? बोले सर एक बात तो, अगर भूकंप आ गया तो? मैं चुप। फिर मैंने टालने के लिए, अरे भूकंप भूकंप छोटे मोटे आते रहते हैं, सर बिल्डिंगें थोड़ी नहीं गिर जाती, बैठ चुपचाप। बैठा फिर, सर अगर बड़ा भूकंप आ गया तो? जानते दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी का नाम सुना है आपने? अगर मगर बीमारी। कि अगर मगर किसी को लग गया ना भाई साहब, तो इसका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। फिर कह रहे बड़ा भूकंप आ गया तो? बोले यार क्या करूं। हम बोले एक बात, तब बड़ा भूकंप आएगा तो क्या होगा? कैसा बिल्डिंग बैठ जाएगी? हम बोले फिर तेरा क्या होगा? हम बोले तू जिंदा रहेगा? कहे ना। बोले मैं ना। हम जब हम तुम कोई रहेंगे नहीं तो ऐसे सवालों का क्या करना, बैठ। अच्छा फिर भी उसके मन में चल ही रहा था। अच्छा मुझे ये एग्जाम्पल इसलिए याद है कि भाई साहब, क्लासरूम मेरा उस दिन बड़ा अजीब सा हो गया था। वैसे मैं बड़ा कोशिश करता हूँ क्लासरूम हमारा मनोरम रहे, हंसते खेलते बच्चे पढ़े। फिर मैं देखा साथ, मैंने उसको खड़ा किया, बोले खड़े हो जा बेटा। हाँ। हमले अब सीए करने आए हो? कह रहे जी सर। हमने कितने साल में सीए बन जाओगे? सर 4 साल में। हमले पक्का? बोले सर पक्का। हमने अच्छा, अगर कल तू नहीं रहा तो? अगर कल तेरा एक्सीडेंट हो गया तो? कल अगर कल तेरे हाथ कट गए तो? अब भाई ये एग्जाम्पल है ना, आप इसको दिल पे थोड़े लोगे। अच्छा वो भाई फूट फूट करके रोना शुरू। अब मैंने कहा यार क्या हो गया? मैंने कहा बेटा मतलब एग्जाम्पल है यार, इसको दे दे। तो अच्छा रोना क्यों शुरू हुआ? कल उसका बर्थडे था। हाँ बर्थडे था। बोला सर कह रहे कल आपके साथ ये हो गया। अरे हमने बोला बेटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, मतलब कल तुम का मतलब तुम्हारे ही थोड़ी ले रहा हूँ मैं। मतलब इतना रोया ना। उसके बाद हमने बोला भाई एक काम करो, कल का ना बर्थडे इसका जो भी सेलिब्रेशन होगा उसका ना सारा कॉस्ट मेरे तरफ से, अब तो चुप हो जा। खाम का 5-7 हजार रुपए खर्च हो गया एक एग्जाम्पल के चक्कर में। तो मैं आपको कहता हूं एग्जाम्पल को दिल पे मत लीजिए, कि मैं कह रहा हूं ये इनका, तो इनका मतलब क्या, ऐसा आप ही के बारे में थोड़ी नहीं कह रहा हूं, इन जनरल। तो बेटा अगर मगर नहीं, मैंने इसे लिखा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सर्टेनली यू विल गेट द बेनिफिट्स।
बट अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, इसमें कौन सा लार्ज अमाउंट? यूजुअली इन्वॉल्व स्मॉल अमाउंट है जी। नॉन रेकरिंग है तो यानी बार बार होता होगा नहीं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ कोर्स यार, बार बार होता होगा तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा तभी ना। और कहीं ना कहीं यहां पे एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए हम लोग ना, आप देखते होंगे हमारे स्टाफ वगैरह पर्चे बांटते रहते हैं बाहर, पर्चे बांटते रहते हैं। तो छोटा मोटा रकम लगता हो गया, बड़ा सा छोटा मोटा, हम एक ही बार पर्चे बंटवाते हैं बार 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 बार। अच्छा एक चीज बताइए, ईमानदारी से आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारी क्लास में जो ज्वाइन के पर्चे लेकर के आए थे, पर्चे देख करके? कितने सारे बच्चे? हे भगवान, एक भी नहीं। एक पर्चा देख करके आया था? पर्चा में क्या ऐसा दिख गया तुम्हें? ऐसे पूछ रहा हूं, बढ़िया पर्चा था क्या मेरा? एकदम सुंदर सा नहीं? तो और बढ़िया छपाया जाएगा। मतलब कई बार लोग आ भी जाते हैं इस चीज को देख करके। देखिए कभी भी, जहां तक मैं मानता हूं आज के डेट में लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि मतलब इन सब चीजों को नहीं, पूरा रिसर्च करके ही आते हैं बच्चे। आपको पता है, मैं एक बताऊं, अभी जो आपकी देख करके कोई नहीं आता, पर्चे देख करके आज के डेट में बच्चे काफी रिसर्च करने लगे हैं। भाई आप ना, मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना जा करके ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आपको पता है कि जो हम लोग, जो नंबर 1 नंबर 2 जो रैंकिंग दिखाता है, वो क्या जेन्युइन होता है क्या? उसको हम पैसे देके करवाते हैं कि भाई रिपीट व्यूज ज्यादा दिखाओ और नंबर 1 पे टांग दो। तो सब ये है। मैं हमेशा कहता हूं आपको कहीं भी जाना चाहिए फुल रिसर्च के साथ। कुछ सीनियर्स है उनसे बात करो, टीचर कौन है उनके बारे में बात करो, हर चीज आपको पता होना चाहिए। खैर, मैं अनसर्टेनिटी की बात कर रहा था, अनिश्चितताएं। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेनिफिट पक्के तौर पे मिलेगा नहीं कह सकते, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो ये तो बेटा जी हमारे फीचर्स हैं। बट सवाल है क्या इसके बेस पे हम कैपिटल और रेवेन्यू को प्रॉपरली बाइफरकेट कर सकते हैं? तो लेट्स हैव सम एग्जांपल। एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, 5 देता हूं, बस 5। जिनका 5 का 5 सही जवाब हो गया उसको 50 रुपीज का इनाम। ऑप्शन दो ही है, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो रेवेन्यू, बट 5 के 5 सही होने चाहिए। एक भी गलत हो गया तो मामला खराब। बोलो तैयार? फंस गया क्या मैं? ना ना, आज मंगलवार है, मेरा व्रत होता है, आज तो मैं जीतता ही हूं। आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर कैपिटल है रेवेन्यू, मुंह से नहीं बोलना। मैं ऑप्शन दूंगा तो केवल आपको हाथ उठा लेना है। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। कोई बोलना नहीं है, बस सोच लीजिए। दो ही ऑप्शन है, एक ही मुझे गलत करवाना है, चार बल्कि सही कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। वर्किंग का समझते हैं ना, डे टू डे। सो रेडी? कोई बातचीत नहीं करेगा, बस आपको हाथ उठाने। रेडी? चलो, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने लोग कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और कोई 12 और चलिए रेवेन्यू में कितने लोग हैं? और कुछ लोग तो गेम से विड्रॉ कर गए बोले सर सरेंडर। चलिए तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हैं जी, क्या हुआ? कोई बात नहीं, 12 लोग के सही हुए। किन किन के सही हुए सच्ची सच्ची बताना। एक, अच्छा बेटा, एक दो, हाथ उठाओ हाथ उठाओ फिर से। ओह तेरा भी हुआ है। 4 2 6 4 10 1 11, 12 गिना था, 14 15 हो गए अच्छा कोई नहीं। अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रायल रन, पैसे लेंगे बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। हाँ जी, अब पूछो कुछ मत, पहले जिनके सही हुए थे वही हाथ उठाएंगे केवल। अरे रुको यार, अभी तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए। चलिए ऑप्शन ए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिनके सही हुए थे वही हाथ उठाएंगे। ऑप्शन ए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नो वन। रेवेन्यू, रेवेन्यू कितने लोग बच गए? बस तू बच गई है तेरा वो चल रहा है भाई, क्या कहते हैं, रमजान। तो इतना पट्टी काय के लिए बांध के रखी है? ऐसे नहीं एकदम से। एक ही बच गया है ना अब जिसने हाथ नहीं उठाया वो तो ऐसे आउट है हाँ, अब तुम एग्जाम नहीं देगा तो इसका क्या मतलब है, फेल। अमाउंट स्पेंट ऑन स्ट्रक्चरल अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग amount spent on a structural alteration of building under the pressure of law. रेडी? पहले एक को तो ये कर लेने दे बोल कौन सा? हाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितने लोग कहते हैं क्या हो गया? कैपिटल में कितने लोग हैं? ओके, रेवेन्यू ओके। ये पक्का कुछ ना कुछ जादू टोना कर रही है, कोई तो चक्कर है। दो ही बच्चे हैं बस। अच्छा अब दिमाग से खेलना पड़ेगा अच्छा एक बच्चा ऐसे क्लासरूम में था, मैंने 10 पूछा था उसमें, उसने फटाफट 2 गलत बताया और उसके बाद बाकी 8 के 8 सही। तो मैंने बोला बेटा क्या आप समझ में आना शुरू हो गया? बोला सर कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हमने सही कैसे जवाब दिया? सर पहली बार मैंने सोचा एक कैपिटल, मैंने बोला कैपिटल गलत हो गया, फिर मैंने सोचा मान लो रेवेन्यू, रेवेन्यू गलत हो गया, मैं कहा फिर
बोले सर जो मेरा दिमाग कहता था मैं ठीक उसका उल्टा बोलता था। दिमाग ने कहा कैपिटल, मैंने बोला रेवेन्यू। दिमाग ने कहा रेवेन्यू, मैंने बोला कैपिटल। सब सही। अच्छा बेटा कहां फंसेंगे? आज गया क्या 50 रुपए मेरा? पेटेंट तो समझते हैं ना आप लोग, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। अमाउंट इज स्पेंट ऑन अनसक्सेसफुल पेटेंट्स। रेडी? सब तैयार हो रहा है, तुम लोग हारे हुए लोग क्या ऐसे कर रहे हो? है? अच्छा 199 में पास है? बताओ 199 में पास है तो चलिए। ऑप्शन ए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितने लोग कहते हैं? बी रेवेन्यू। बच गया। अच्छा ये नहीं लिखा बेटा अनसक्सेसफुल। जब पेटेंट्स हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ तो फिर हम कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं उसको? एसेट्स हमारा बना ही नहीं। तो कहां कैपिटलाइज करोगे? बचा, मजा आ गया। एक और बच गया नहीं? 20 lakhs repairs expenditure incurred on बिल्डिंग। क्या हो गया? ₹20 lakhs repairs expenditure incurred on building। रेडी? ऑप्शन ए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितने लोग कहते हैं? कैपिटल, रेवेन्यू। तुम सरेंडर कर गई? अभी सिखाया तो था कि कौन सा कैपिटल होगा कौन सा रेवेन्यू होगा। चलो तो ये कौन सा होगा? देखिए जानते हैं ये सब ना करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अच्छा क्या चल रहा है? वो कैपिटल रेवेन्यू, अच्छा वो तो आता है। है जी। अब बेटा ये ट्रेलर दिखाया तो पिक्चर भी दिखाऊंगा। ये तो इसीलिए मैंने दिखाया कि ताकि अब तुम्हारे मन में ये चलेगा, अच्छा यार ये कैसे हो गया। मानने वाली बात ही नहीं है। अब तुम्हारे मन में जब सवाल चलेंगे ना, तब जो मेरा एक्सप्लेनेशन आएगा तब आपको सूट करेगा, दिमाग में फिट बैठेगा। नहीं तो आप तो कैजुअली लेते। अच्छा ये तो पता है, ये तो आता है मुझे। जैसे कई बार एग्जाम में जानते हैं जैसे पूछा गया, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज ट्रू। और आपको कारण भी बताने पड़ेंगे कि आखिर ये ट्रू है तो क्यों है। अब जैसे सुनिए पूछा गया था, एग्जाम का सवाल मैं पूछ रहा हूं, लीगल फी पेड टू डिफेंड अ सूट claiming that farm's factory site belong to the plaintiff land is revenue expenditure। अब आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ट्रू तो कारण बताइए, फॉल्स तो कारण बताइए। तो भाई सीखना तो पड़ेगा आपको। दो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं इसके, तो 4 नंबर तो आपका यही है, राइट? आइए जरा, अब आपने पूछा कि सर ऐसा कैसे, बताइए। एक तो हमने बेटा फीचर से बताया आपको,
फीचर्स फ्रूटफुल है, लेकिन कई बार हम अमाउंट खा जाते हैं तो इसका काम ही खत्म हो जाता है। या अभी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या देखा? इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट, और अभी 20 लाख का लार्ज अमाउंट आया तो हमने कह दिया रेवेन्यू। अब मेरे को रुपीज 1000 मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मशीनरी परचेज, रुपीज 1000 मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मशीनरी परचेज, 1000, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ना। सो इफ यू थिंक अबाउट द अमाउंट, आप कहोगे सर ये तो रेवेन्यू है, बट मैं कहूंगा ये कैपिटल है। आप तो फिर ब्लास्ट करोगे, कहोगे सर ये तो गलत बात है, लिखाते कुछ हो और होता कुछ है। मतलब हाँ, देखिए कई बार होता है ना। एक बार ऐसे ही मैं बताऊं, एक बंदा था, भीख मांगता था। भीख मांगता था तो भाई मंदिर के पास जाकर के बैठा। भाई लोग आ रहे थे, जैसे हम लोग भी नहीं देखते भीख मांगने वाले को तो नजर झुका के इधर से निकल जाते हैं। तो कुछ ये नहीं मिला, फिर बोला कि यार चलो मस्जिद चलते हैं। वहां जाके बैठा, वहां भी कोई नहीं दिया उसको कुछ। गुरुद्वारा जाके बैठा, उधर भी कुछ नहीं मिला। बेटा थक हार गया एकदम से, और थक हार के जाकर के एक जगह जाकर के पेड़ के छांव में बैठ गया। उसके सामने ना वो था बियर बार। भाई रात को उधर से एक आदमी एकदम झूमता हुआ निकला। निकला उसके सामने, बाबूजी भूखा हूं, कुछ दे दो। बोला भूख है, चल आज तेरा भाई खिलाएगा। पीने वाले ऐसे कर, आज तेरा भाई खाएगा नहीं तो पिएगा, चल मेरे साथ चल। लेगा उसको बार में जम के खिलाया, जम के पिलाया। हाँ, भाई साहब उसके तो दिन ही बदल गए। वो मन ही मन ऐसे ईश्वर को याद किया, बोला भगवान तुम होते कहां पे हो और लोग पता कहां का देते हैं। नहीं मिले, मिला तो वहीं पे रहते कहां और पता कहीं और का। खैर सुनिए, तो अभी हमने देखा फीचर्स। फीचर्स बेटा एक इनिशियल सिम्टम्स है जो आपको सोचने का एक राह देगा, लेकिन यू नीड टू एनालाइज टेक्निकली, तब जाकर के आप पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। देखिएगा जरा, एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस में खर्चे होते हैं, एक तो ऑन फिक्स एसेट्स। एक तो फिक्स एसेट के ऊपर खर्चा होता है बेटा, ऑन इन्वेंट्री और स्टॉक। एक तो स्टॉक और इन्वेंट्री पे होता है, और कुछ अदर्स। बेटा यही खर्चे होते हैं या और कुछ होते हैं? जरा देखो तो। एक तो फिक्स एसेट के ऊपर होगा, एक हमारे इन्वेंट्री और स्टॉक के ऊपर होगा, और कुछ इसके अलावा अदर खर्चे होंगे, यही ना होंगे? सुनिएगा जरा, कारण भी मैं बताऊंगा, पहले एकदम ना सिस्टम में बंद कर लीजिएगा। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए जितने भी स्टॉक पे, इन्वेंट्री पे या अदर्स जो भी खर्चे हैं, सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक सब समझते हैं ना, जिसको हम खरीदते बेचते हैं। जितने भी खर्चे हुए, जो भी हुए, जैसे भी हुए, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। अदरवाइज बिजनेस में जितने भी खर्चे हुए, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। अदरवाइज खर्चे में क्या होता है भाई? बिजली बिल पे किया, रेवेन्यू। सैलरी पे किया, रेवेन्यू। रेंट पे किया, रेवेन्यू। किराया भाड़ा पे किया, रेवेन्यू। जितने भी अदरवाइज खर्चे, सारे रेवेन्यू। इन्वेंट्री स्टॉक पे जितने भी खर्चे हुए, वो भी सारे रेवेन्यू। अब बच कौन गया? मे बी कैपिटल,
पंगा बस यहां पे है। अच्छा बताइए, स्टॉक पे कोई खर्चा हुआ, इन्वेंट्री पे कोई खर्चा हुआ, ये रेकरिंग नेचर के होते हैं बेटा। स्टॉक हम खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, सैलरी हम रेगुलर पे करते हैं, रेंट रेगुलर पे करते हैं, ये सारे हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। अब क्या बच गया बेटा, फिक्स एसेट्स। इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू भी हो सकता है। तो दिक्कत केवल यहां पे है, राइट। अच्छा बताइए, इन्वेंट्री स्टॉक पे कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है? इन्वेंट्री पे स्टॉक पे कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है? नहीं। क्या अदरवाइज कभी भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है? नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा तो फिक्स एसेट्स के ऊपर ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको पता है, जो फिक्स एसेट के ऊपर जो खर्चे होते हैं ना, वो दो स्टेजेस में होते हैं। एक बिफोर रेडी टू यूज और दूसरा आफ्टर रेडी टू यूज। विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर may be capital expenditure if it enhance the life productivity efficiency etc of assets। पहले लिखिए फिर मैं समझाता हूं आपको। देखिए, हमने कहा कोई भी एक्सपेंडिचर आपने फिक्स एसेट्स के ऊपर किया टू ब्रिंग द फिक्स एसेट्स इनटू रेडी टू यूज कंडीशन, टू ब्रिंग योर फिक्स एसेट इनटू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि क्या बेटा, अभी मैं लिखाऊंगा, आज थोड़ा समय ओवर हो गया, इसको मैं पूरा डिटेल्स करूंगा, तो अभी आप चिंता ना करें। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। अभी इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस यहां पे जो हमने लिखा है बस इसको लिखा रहने दीजिए। इसके ऊपर बहुत डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है। जैसे अभी बच्चे ने पूछा कि सर 20 लाख का जो खर्चा है हमने कैपिटलाइज क्यों नहीं करा, सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। धन्यवाद।